Hello students, how are you? In our previous class we started the topic refractive index and we discussed some of the numericals related with it. We discussed two types of numerical. One was that in which the value of speed of light in a particular medium is given and we have to calculate the refractive index of medium. And in second type of questions we discussed that if the refractive index is given, then how can we calculate the speed of light in that particular medium. Okay, now I'm discussing one of the important question, and that some of the indication I already given you in the previous class, that if the refractive index of two mediums are given and then the paper setter or the examiner can ask the refractive index of any medium with respect to other one. सिंपल सी बात है, अगर एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई हो, फिर किसी दो मीडियम की दी हुई हो, फिर उन दोनों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछे तो अपन उसको किस तरीके से कैलकुलेट करें. ओके, द क्वेश्चन एग्जांपल 6, दैट इज क्वेश्चन इन आवर बुक एग्जांपल नंबर 6. बट वन थिंग लेट मी क्लियर यू, मैं यहाँ पर जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है उस पैटर्न पे ले रहा हूँ. बुक के अंदर पॉइंट डेसिमल्स में है, जबकि मैं यहाँ पर एक सिंपल रेशियो के अंदर ये क्वेश्चन ले रहा हूँ. ओके, क्वेश्चन जो है वो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखी है, यानी कि म्यू वाटर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3, एंड ग्लास इज 3/2. दूसरा आपको दे रखा है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 3/2. ओके, और आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. और आपसे पूछा क्या गया है, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछी गई है वाटर के रेस्पेक्ट में. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करें. यहाँ ये जो वैल्यूज हैं इनका यूज करते हुए अपन स्पीड्स निकालते हैं, फिर इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं सिंस अगर अपन इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो म्यू ग्लास वाटर विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अपन VW और VG निकाल सकते हैं, फिर इसके अंदर वैल्यू रखकर इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट किया जाता है. ओके, जैसे अपन स्टार्ट करें. फॉर वाटर, कोई जरूरी नहीं वाटर की, जो ग्लास आप ग्लास के निकालना चाहे पहले ग्लास के निकाल लीजिए, या चाहे पहले वाटर के, इट डिपेंड्स ऑन यू. ग्लास के लिए अपन बात करें तो वाटर के लिए बात करें तो म्यू वाटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, C अपॉन V water, velocity of water. So velocity of water will be C upon mu water. Equation number second. Similarly, for glass के लिए अपन निकालें तो ग्लास के लिए जब अपन निकालते हैं तो म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू C अपॉन V ग्लास. क्या होगा, C अपॉन V ग्लास. सो V ग्लास इज इक्वल्स टू, V ग्लास किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज C अपॉन म्यू ग्लास. इक्वेशन नंबर थर्ड. इन दोनों VW और VG की वैल्यूज अपने पास आ चुकी है, इस इक्वेशन में अपन रख सकते हैं. सो या पुट द वैल्यूज, या सीधा लिखे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब ये वाली वैल्यूज यहां रख दें तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू VW की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, C अपॉन म्यू W अपॉन V ग्लास इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, C अपॉन म्यू ग्लास. ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू वाटर मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन रिवर्स हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा,
म्यू ग्लास अपॉन सी, सी से सी कट। अब आपके पास ये वैल्यूज बची हैं, वो आप रख सकते हैं। पुट द वैल्यूज। सो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू, म्यू जी कितना है 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू वाटर कितना है 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, इसको भी रिवर्स कर, नीचे वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू दैट इज 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 यानी कि 9/8। तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू 9/8, या इसको सॉल्व करोगे तो 1.125। तो जो वाटर है उसकी ग्लास की वाटर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ जाएगी, दैट इज म्यू 1.125। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट, अंडरस्टैंड। इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। After that, now there are some examples in our syllabus which are related with refractions. These are some natural examples. Examples of refraction. Okay, सबसे पहला जो अपना एग्जाम्पल है दैट इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट है क्या, इससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं। एक क्वेश्चन अपने से नॉर्मली एक फनी क्वेश्चन टाइप में पूछा जाता है कि दिल्ली दूर है या चांद। डेफिनेटली अपना आंसर होता है चांद। फिर सामने वाला क्वेश्चन अपने से पूछता है तो फिर चांद दिखाई देता है, दिल्ली क्यों नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी सुना होगा। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, अपन अपने शहर से 3-4 किलोमीटर दूर की चीज़ की बात करें तो वो अपने को छत से दिखाई नहीं देती, लेकिन चांद तारे जो इतनी दूर हैं स्टार्स वो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों, पहले तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर मिलता है, एक टर्म आती है हॉरिजॉन। अगर आप लोगों ने नाम सुना हुआ है हॉरिजॉन। व्हाट इज द हॉरिजॉन? अर्थ के किसी भी पॉइंट पर जो व्यूअर है, व्यूअर मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, इस पॉइंट पर जहां पर व्यूअर खड़ा है उस पॉइंट पर जो एक टेंजेंट जो अपन ड्रॉ करते हैं सरफेस के साथ, इसे बोला जाता है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। यानी कि सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं अर्थ की सरफेस पे ड्रॉ होने वाली, अर्थ की जो स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर ड्रॉ होने वाली जो इमेजनरी स्ट्रेट लाइन है दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन। ओके, अब अपने क्वेश्चन का आंसर देखो, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन के ऊपर जो भी होगा वो हमें दिखाई देता है क्योंकि उसकी लाइट रेज जो व्यूअर है यानी कि हम, हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन उस हॉरिजॉन के नीचे जो भी है, उस हॉरिजॉन के नीचे जो है वो हमें दिखाई नहीं देता। ओके, अब अपना जो क्वेश्चन था दिल्ली का चांद वाला, दिल्ली जो है अर्थ सरफेस कर्व्ड होने के कारण से कहाँ है, हॉरिजॉन के डाउन, इसलिए उससे आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। लेकिन जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, मून है, सन है या स्टार्स है, वो कहाँ है, हॉरिजॉन के ऊपर। ओके, तो वो हमें दिखाई देते हैं। अब अपन पॉइंट पे आते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट।
सनराइज किसे बोलते हैं? सन जब हॉरिजॉन के ऊपर आएगा, सन जब हॉरिजॉन के ऊपर आता है तब हमें दिखाई देता मॉर्निंग टाइम में, उसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सनराइज। क्या बोला जाएगा उसके लिए वर्ड? सनराइज। इसी तरह से सन जब हॉरिजॉन के नीचे चला जाता है तो उससे आने वाली लाइट रेज हमारी आइज तक नहीं पहुंच पाती, उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं अपन सनसेट। ओके, अब एडवांस सनराइज का मतलब क्या है? सन एक्चुअली, सन जो है वो एक्चुअली सिचुएटेड है बिलो द हॉरिजॉन। सन कहां पे सिचुएटेड है? बिलो द हॉरिजॉन। लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज हमें हॉरिजॉन के ऊपर दिखाई देना। सन इज स्टिल बिलो द हॉरिजॉन बट इट्स वर्चुअल इमेज इज विजुअलाइज और इज सीन अबोव द हॉरिजॉन। उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है एडवांस्ड सनराइज। गॉट इट? सिमिलरली सन इवनिंग वाले टाइम में पहुंच गया हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज हमें भी अभी भी दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? उसकी वर्चुअल इमेज हमें अभी भी दिखाई दे रही है। उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है डिलेड सनसेट। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? इसका जवाब अपने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ दैट इज एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ क्या है? दैट इज एटमॉस्फेयर। ओके, अब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड एक पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझना। सपोज ये हमारी लैंड सरफेस है, बिल्कुल सरफेस है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स मान लेते हैं अपन। जैसे जैसे अपन अर्थ सरफेस दैट इज आवर अर्थ सरफेस, ओके, तो जैसे जैसे अपन सरफेस से ऊपर की साइड में चलते हैं, सरफेस के अबो चलते हैं, वैसे वैसे एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। कैसे होती जाएगी? डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज्यादा डेंस एयर होती है अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में, जिसको अपन बोलते हैं सी लेवल, उस पर। और जैसे जैसे अपन हायर जाते जाते हैं, अर्थ जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, जिसका रिजल्ट हमारी अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो अलग अलग मीडियम्स की तरह बिहेव करती हैं। यहां पर डेंसिटी कम है, यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, तो ये लेयर करेगी रेयर की तरह बिहेव और ये करेगी डेंसर की तरह। इस लेयर और इस लेयर में कंपैरिजन करें तो यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां कम है, तो इन दोनों के कंसिडरेशन में ये रेयर है, ये डेंसर है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है जैसे जैसे अपन नीचे की साइड में चलते हैं वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है। गॉट इट? तो सीधा सीधा बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन? जैसे जैसे अपन नीचे की साइड चलेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है नीचे जाने पर। ओके, गॉट इट? यानी कि हर एक लेयर अपने वाले से जो नीचे, एक हर लेयर जो है वो अपने से ऊपर वाले के मुकाबले डेंसर है। गॉट इट? तो यहां पर लाइट्स की, जब लाइट यहां पर इंटर करती है तो अलग अलग लेयर जो है वो उसको रिफ्रैक्ट करेंगी। ये जैसे सपोज सन है, सन हॉरिजॉन के नीचे है, लेकिन उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं दे रिफ्रैक्ट, क्या होती हैं वो? कंटिन्यूसली नॉर्मल की तरफ बैंड होती जाती हैं, इस तरह से। जैसे ये लाइट रे है, ओके, यहां पर बैंड हुई नॉर्मल की तरफ, यहां पर बैंड हुई वापस नॉर्मल की तरफ, यहां बैंड हुई वापस नॉर्मल की तरफ, यहां बैंड हुई वापस नॉर्मल की तरफ। तो इस तरीके से, क्योंकि हमारी सरफेस ऐसी है ना, तो ये लगातार बैंड होते होते इस तरीके से व्यूअर के पास पहुंचती है। तो जो व्यूअर है उसको इस सन की एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। सन तो कहां पर? एक्चुअल में हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन उसकी क्या दिखाई दे देती है उसको? वर्चुअल इमेज ऑफ सन, दैट इज एक्चुअल इमेज
या एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, लेकिन उसको क्या दिखाई दे रही है, एक वर्चुअल इमेज उसको दिखाई दी जाती है हॉरिजॉन के ऊपर ही, जबकि सन कहां पर एक्चुअल में स्टिल बिलो द हॉरिजॉन। इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज। सिमिलरली इवनिंग टाइम में सन पहुंच गया हॉरिजॉन के नीचे, लेकिन उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होने के कारण से, वो रिफ्रैक्ट होने के कारण से जो व्यूअर है उसको स्टिल अभी भी उसको वो दिखाई दे रही है। इसलिए उस सन की एक वर्चुअल इमेज, जो सन है उसकी एक वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ सन उसे अभी भी दिखाई दे रही होती है, जबकि सन कहां पहुंच गया, हॉरिजॉन के नीचे। ये वर्चुअल इमेज उसको व्यूअर उसको विजुअलाइज करती है कि सन अभी भी कहां है, हॉरिजॉन के ऊपर है। इसे बोला जाता है डिलेड सनसेट। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड इसे बोला जाता है डिलेड सनसेट। एंड बोथ ऑफ दीज आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये दोनों किसके कारण से होते हैं, दे आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गॉट इट? तो इस तरीके से यहां पर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट होता है। सन एक्चुअल में जो ये पोजीशन है यानी कि अबोव द हॉरिजॉन आएगा 2 मिनट आफ्टर, लेकिन उसकी इमेज हमें कब दिखाई दे रही है, बिफोर 2 मिनट। इसी तरह से सन की जो सन तो चला गया नीचे, लेकिन जो वर्चुअल इमेज जो है, ये वर्चुअल इमेज हमें 2 मिनट मोर हमें दिखाई देती है। तो 2 मिनट पहले सन दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक सन हमें दिखाई देता है। तो 2 + 2 दैट मीन्स टोटल 4 मिनट डे टाइम इंक्रीज्ड होता है। कितना हो जाता है पर डे, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देयर इज इंक्रीज इन 4 मिनट पर डे, 4 मिनट के अंदर इंक्रीज होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये कहलाता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सेकंड जो एग्जांपल आता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी बात कर लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा पहले अपन को बात करनी पड़ेगी रिफ्रैक्शन के बारे में डेंसर और रेयर मीडियम्स में। सपोज लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम इंटर कर रही है। लाइट किससे किस में जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है। यू नो दैट जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम इंट्रोड्यूस होती है, देन सरफेस ऑफ सेपरेशन पर बैंड किधर होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बैंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अगर अपन कंसिडर करें इन एंगल्स के पैरामीटर को तो इट इज क्लियर दैट एंगल आई जो है वो एंगल आई के मुकाबले एंगल आर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा। कब? जब लाइट किस में से किस में इंटर करे, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में इंट्रोड्यूस करे। गॉट इट? अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको इंक्रीज करते जाएं, तो उसी रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज्ड होता जाता है। गॉट इट? भाई एंगल आई के मुकाबले एंगल आई जो है उसके मुकाबले एंगल आर जो है
वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। ये तो क्लियर है, डायग्राम से क्लियर है ना। कब? जब लाइट किससे किस में जाए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंट्रोड्यूस हो। अगर अपन इस एंगल को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर एंगल हमें ऑब्टेन होता है। क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर एंगल, दैट इज आई, जिस पर जो रिफ्रैक्शन है उसके कारण से जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे है, दैट इज इंसिडेंट रे एंड दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। गॉट इट? तो जो इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद में सरफेस ऑफ सेपरेशन के परपेंडिकुलर हो जाती है। जो सरफेस ऑफ सेपरेशन उसकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, वो कितना बन जाता है? दैट इज 90 डिग्री। कितना बन जाएगा? दैट इज 90 डिग्री। गॉट इट? ये जो स्पेशल एंगल है, दिस एंगल आई, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया? 90 डिग्री, और जो लाइट रे है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, वो प्रिंसिपल जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है उसके परपेंडिकुलर हो जाती है। इसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आई एम अगेन रिपीटिंग, जैसे जैसे अपन एंगल आई बढ़ाते जाते हैं, एंगल आर की वैल्यू बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन हमें ऑब्टेन होती है जहां पर उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रिफ्रैक्टेड रे, जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, उसके अलोंग ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है? दैट इज 90 डिग्री। ये जो पर्टिकुलर स्पेशल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको अपन? क्रिटिकल एंगल। गॉट इट? अब अगर लाइट रे इससे भी ज्यादा, जो क्रिटिकल एंगल है, इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल से इंसिडेंस हो, यानी कि अगर एंगल आई जो है इट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो क्रिटिकल एंगल है इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो वापस से डेंस मीडियम में ही चली जाती है। रिफ्रैक्टेड रे वापस क्या आ जाती है? डेंस मीडियम में। यानी कि सीधा सीधा अपन बोले तो ये बोल सकते हैं कि ये जो इस कंडीशन में जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है, वो सरफेस ऑफ सेपरेशन उस लाइट रे को उसी मीडियम में बाउंस कर देता है या उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देगा? उसी मीडियम के अंदर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस कंडीशन या दिस सिचुएशन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट? रिफ्लेक्शन टाइप में हो रहा है इसलिए रिफ्लेक्शन इंटरनल। गॉट इट? तो इसके लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं अपन? व्हेन angle of incidence is more than critical angle, when angle of incidence is more than critical angle, then incident light ray reflect back into the same denser medium by surface of separation. It is called total internal reflection. क्या बोला जाएगा इसको? total internal reflection. So that is the one more example of refraction. Got it? Clear? Now third example पे अपन बात करें तो that is dispersion of light by prism. थर्ड जो एग्जांपल आता है वो आता है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म. थर्ड एग्जांपल इज सॉरी नॉट रिफ्रैक्शन, पर्टिकुलर यहां पे वर्ड काम मिल जाता है दैट इज dispersion of white light by prism. ओके, व्हाट इज दिस? है क्या ये? लाइट जब एक प्रिज्म से पास आउट होती है, व्हाइट लाइट जब एक प्रिज्म के थ्रू पास आउट होगी
प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ट्रांसपेरेंट, जो दो ग्लास जो सरफेसेस हैं, जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, वो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होती है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक डायरेक्ट एक दूसरे के साथ एक एंगल बनाते हुए अटैच होती है, इसको बोलते हैं अपन, दैट इज प्रिज्म। ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर कनेक्टेड बाय मेकिंग ए पर्टिकुलर एंगल, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म। ओके, तो जब लाइट एक प्रिज्म से पास आउट होती है, प्रिज्म से जब लाइट रे पास आउट होती है, इट सेपरेट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स। तो लाइट जो है वो किस में डिवाइड हो जाती है, 7 कंपोनेंट कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है इसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा उसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और ये जो 7 कलर्स का जो बैंड बनता है, जो 7 कलर्स उसका जो ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। गॉट इट। अगर इसकी थोड़ी डिस्कवरी की अपन बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। किन्होंने डिस्कवर किया था इसको, आइजैक न्यूटन, वही 9th वाले ग्रेविटेशनल, उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। एंड न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बताया था कि द लाइट इज मिक्सचर ऑफ 7 कलर। जो लाइट है वो किसका है, क्या है, 7 मिक्सचर, 7 जो कंपोनेंट कलर्स है उसका मिक्सचर होता है। गॉट इट। अब सवाल आता है ये ऐसा होता क्यों है, हम डेली लाइफ में तो नहीं देखते कि लाइट अपने कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो गई। तो उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। जो व्हाइट लाइट है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, उसके अंदर जो 7 कंपोनेंट कलर्स है, व्हाइट लाइट किसका मिक्सचर माना गया है, दैट इज 7 कलर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो 7 कलर्स हैं ये अलग अलग स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं इन ए पर्टिकुलर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर इन सब की स्पीड एक है, लेकिन बाकी जो मीडियम्स हैं जैसे कि ग्लास है, वाटर है, उसमें इनकी स्पीड अलग अलग होती है। क्या हो जाती है, इनकी स्पीड्स अलग अलग होती है। जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड कम। गॉट इट। अपने को वो इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करना, इतना ध्यान रखना है, दे ट्रेवल विद द डिफरेंट स्पीड्स इन ए पर्टिकुलर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अलावा पर्टिकुलर मीडियम में ये अलग अलग स्पीड्स के साथ ट्रेवल करते हैं। गॉट इट। तो जब एक बीम जो है, या मोनोक्रोमेटिक लाइट, या जिसको व्हाइट लाइट की एक बीम बोल रहे हैं, वो जब एक प्रिज्म में इंटर करती है तो यहां पर जो 7 कलर्स हैं वो 7 कलर्स अलग अलग एंगल्स के साथ बैंड होते हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पीड्स, क्योंकि उन 7 कलर्स की स्पीड अलग अलग है। वॉयलेट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण से उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है, जबकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण से उसकी बेंडिंग सबसे कम होती है। इसी तरह से बीच वाले जो कलर्स हैं उनमें भी यही है कि वो भी अलग अलग एंगल्स के साथ बैंड होंगे। यानी कि जो व्हाइट लाइट जो थी, ये 7 कलर्स बैंड विद द डिफरेंट एंगल्स, क्या हो जाते हैं, ये डिफरेंट एंगल्स के साथ बैंड होते हैं। सिमिलरली सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर भी यही होगा, दे विल बैंड विथ डिफरेंट एंगल्स। क्या होंगे ये 7 कलर्स डिफरेंट एंगल्स के साथ बैंड होते हैं। सबसे ज्यादा वॉयलेट, सबसे कम रेड। VIBGYOR। गॉट इट। तो यहां पर ये डिफरेंट कलर्स के साथ बैंड होने के कारण से ही ये जो 7 कलर्स है दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये 7 कलर्स एक दूसरे के साथ सेपरेट आउट हो जाते हैं। इस फिनोमिना को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड, ये फिनोमिना जो है वो तो क्या कहलाएगी, डिस्पर्सन। और ये जो 7 कलर्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। I'm again repeating, when a beam of white light passes through a prism, then
इट सेपरेट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स, तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है. दिस फिनोमिना इज नॉन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड द ग्रुप ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. इट वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन and it is due to the bending of different colors with making the different एंगल्स. जो डिफरेंट कलर्स हैं वो अपने 7 अलग अलग कलर्स जो हैं वो अलग अलग एंगल्स के साथ यहाँ पर बेंड होते हैं, उसके कारण से इवेंट होता है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दैट इज, दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ आफ्टर दैट देयर इज लेंस which we will discuss in next class. Okay, thank you.